लो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। मैं आपका दास सर बेटा एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो। फटाक से क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो F इक्वल टू कितना होता है 6 पाई नीटा RV होता है। नीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो बेटा F अपॉन 6 पाई RV, क्योंकि 6 पाई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा बेटा, तो नीटा इक्वल टू F अपॉन RV वी कैन राइट। F की वैल्यू होती है बेटा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड ओवर बेटा R मतलब रेडियस मतलब मीटर्स, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड से सेकेंड जाएगा, एक मीटर से मीटर जाएगा। नीटा कैन बी रिटेन एज kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, दैट कैन बी रिटेन एज kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर लेंथ और फोर्स का यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए 4 टाइम, यानी कि फोर्स हो गया बेटा F डैश 4 टाइम ऑफ F, लेंथ हो गया L डैश कितना 4 टाइम ऑफ L, तो आपसे पूछ रहा है बताओ एनर्जी कितना टाइम हो जाएगा। बेटा आपको पता है एनर्जी ही वर्क डन होता है, और वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इंटू हमें डिस्प्लेसमेंट करना होता है। तो अगर मैं फाइनल एनर्जी निकालना चाहूँ तो मुझे फोर्स को करना पड़ेगा 4 टाइम ऑफ L और 4 टाइम ऑफ फोर्स, और लेंथ को करना पड़ेगा 4 टाइम ऑफ लेंथ। तो E डैश कैन बी रिटेन एज 16 टाइम ऑफ F इंटू L। तो E डैश क्या है बेटा F इंटू L क्या है, F इंटू L किसके इक्वल है, W के इक्वल है। तो 16 टाइम ऑफ इनिशियल W या फिर फाइनल एनर्जी इक्वल टू 16 टाइम ऑफ इनिशियल एनर्जी, तो इंक्रीज टू 16 टाइम्स। यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर, देखो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन G निकालना है। तो हमें पता है T इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G। सो G इक्वल टू कितना होगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। तो इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखो डेल्टा G अपॉन G इंटू 100, दैट कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर छोड़ देंगे बेटा डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस 2 टाइम ऑफ डेल्टा T अपॉन T इंटू 100। डेल्टा L कितना है बेटा 0.1 अपॉन लेंथ कितना है 10 इंटू कितना होगा बेटा 100 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डेल्टा T कितना है 0.02 डिवाइडेड ओवर 0.5 इंटू कितना बेटा 100। तो देखो ये 10 बार में गया, यहाँ पे मिला 1 प्लस 2 इंटू बेटा इसका 1 0 इसको दे दो, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू कितना 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 8 प्लस 1 हो गया आपका 9%। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या आएगा करेक्ट आएगा। अब देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपका वर्नियर कैलिपर है। मैंने पहले ही आपसे बोला बेटा देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन किसका है, एरर का है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन का। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लो बेटा ये किसका है, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन का। ये किसका है, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन का। तो स्टार्टिंग के बेटा आपको 3 क्वेश्चन तो यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन का मिल गया। ये देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ वर्नियर कैलिपर का, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि जो पहला चैप्टर आपका होता है यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे 3 और 4 क्वेश्चन, इवन जेईई मेंस में भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है और नीट में भी मिलता है। नीट में तो 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था। ठीक, तो इस चैप्टर को बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो वर्नियर कैलिपर का क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 50 डिविजन्स विच कोइंसाइड विथ 49, तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 MSD। तो 1 VSD कितना हो गया प्यारे बच्चे 49 अपॉन 50 MSD के बराबर हो गया। अब कह रहा है इफ़ ईच मेन स्केल डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू 0.5 mm, कह रहा है बेटा MSD दिया हुआ है कितना, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितना दिया 0.5 mm में दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट पूछ रहा है आपसे, तो लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD, तो 1 MSD रहने दो बेटा, और 1 VSD को क्या लिख सकते हैं अपन 49 अपॉन 50 MSD। एक काम करते हैं बेटा MSD कॉमन कर लो, तो 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 50 इंटू MSD, तो कितना होगा बेटा 1 अपॉन 50 इंटू MSD की वैल्यू कितना दिया 0.5 दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं बेटा 0.01 mm होगा अपने पास, 0.01 mm। इसको डिवाइड करो, देखो 1 0 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.05 हो गया, और नीचे आया 5 कितने बार में गया 1 टाइम में गया, तो 0.01 mm ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब थोड़ी है कि केवल एक डायरेक्शन में चल रहा है, हो सकता हो पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा हो और एक पार्टिकल पीछे की तरफ चल रहा हो, दोनों के दोनों किधर चल रहे हैं बेटा स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। भाई स्ट्रेट लाइन में इधर भी चल सकता है, स्ट्रेट लाइन में इधर भी चल सकता है,
तो दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे इक्वल हो सकता है? एकदम नहीं हो सकता। तो असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बिकॉज इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये भी गलत है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के तो बराबर होता है, बट क्या डिस्टेंस बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के? कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो एक पार्टिकल बेटा यहाँ से यहाँ तक चला, ए से बी तक चला, और ये वापस सी तक आ गया, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्या ये डिस्टेंस के बराबर होगा? नहीं। तो रीज़न भी गलत होगा। तो दोनों असर्शन और रीजन क्या होगा? रॉन्ग होगा। सो बेटा इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अ मैन होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप हिमसेल्फ ड्राई, ही देन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो कहानी कुछ इस प्रकार से बेटा कि ये है वो आदमी जो अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ के रखा है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। दैट मीन्स कि रेन ऐसे फॉल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे फॉल कर रहा है? ऐसे। कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड cos 30 डिग्री, और एक इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड sin 30 डिग्री। नाउ देन ये जो आदमी है बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू करता है, और कह रहा है कि जब ये आदमी भागना शुरू करता है तो जो आदमी के ऊपर रेन फॉल कर रहा है वो वर्टिकली फॉल कर रहा है। दैट मीन्स आदमी की ये वाली वेलोसिटी रेन की पीछे वाली वेलोसिटी को कैंसिल कर रहा होगा। तो VRG sin 30 एग्जैक्टली 10 के बराबर होगा बेटा। तो इसको लिख सकते हैं VRG/2 इक्वल टू 10। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि एक चीज़ तो पता चल चुका है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे फॉल कर रहा है बेटा? तो देखो जब आदमी दौड़ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाली वेलोसिटी को तो इसने खा लिया, तो आदमी को तो केवल यही वाली वेलोसिटी फील होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू VRG cos 30 डिग्री। तो VRG कितना है बेटा? 20, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो कितना आएगा? 10√3। तो ये आएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज 10√3। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ गलत। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है आपसे, ध्यान सुनिएगा। अ 2 kg ब्लॉक ए इज प्लेस ऑन 8 kg ब्लॉक। तो ये है 2 kg का ब्लॉक जिसको रखा गया है बेटा 8 kg के ब्लॉक के ऊपर। द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया है बेटा 0.2। बी और टेबल यानी कि बी वाला मास ये है बेटा, ए वाला मास ये है, इनके बीच का जो फ्रिक्शन दिया है वो 0.5 दे रखा है। ठीक है। 25 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी, इसके ऊपर बेटा एक 25 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। ठीक है। देन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी के बीच में बेटा यहाँ पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है। देखो बेटा अगर हम ये देखें कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 25 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा कि नहीं होगा? यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, यानी कि मैं निकालना चाहता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो Fs मैक्स कितना होगा बेटा, न्यू एस एन, और n क्या होता है, mg, यानी कि ये दोनों मासेस लगेंगे यहाँ पे। तो 0.5 इंटू 8 + 2 ये टोटल मास इंटू ग्रेविटी g, तो 0.5 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ रहा है, 50 न्यूटन। यानी कि इस वाले ब्लॉक बेटा ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में जो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है वो लग सकती है 50 न्यूटन। इसका मतलब है कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स को 50 न्यूटन के बराबर या 50 न्यूटन से ज़्यादा नहीं करते तब तक ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। और अगर ये सिस्टम मूव नहीं करेगा तो इन दोनों के बीच में यानी कि ए और बी के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। यानी कि हमने लगाया 25 न्यूटन और हमें चाहिए था 50 न्यूटन, अभी यानी कि ए और बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अब देखो बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द सिस्टम शोन इन अ फिगर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद अ मास 2 kg इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो यहाँ पर बेटा एक 2 kg का मास है, मैं थोड़ा ब्लैक पेन चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर एक मास है बेटा 2 kg का, तो अगर ये मास 2 kg का है बेटा तो 2 kg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और टेंशन आपका ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं,
पुली एंड स्प्रिंग आर मासलेस। ये जो पुली और स्प्रिंग है बेटा, स्प्रिंग भी मासलेस है, पुली भी मासलेस है। एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। द स्पीड ऑफ 5 kg ब्लॉक व्हेन 2 kg ब्लॉक लीव्स द कॉन्टैक्ट। बेटा कह रहा है ये जो 2 kg है, जब ये अर्थ यानी कि ग्राउंड के कॉन्टैक्ट से लूज़ करता है तो इसकी वेलोसिटी बतानी है आपको। ये 5 kg का ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है। क्लियर है आपको? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ठीक है। अब मैं इसका एक एफबीडी बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। ये हो गया आपका पुली, ये हो गया आपका स्प्रिंग, ये हो गया आपका 5 kg का मास, और इधर की तरफ एक कॉन्टैक्ट बनाते हुए 2 kg का मास इधर की तरफ। अब इधर की तरफ नीचे फोर्स लग रहा है बेटा 20 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन टी। अब क्योंकि ये 5 kg का मास है तो ये नीचे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो ये स्प्रिंग क्या होगा बेटा, खींचेगा। मान लेते हैं स्प्रिंग कितना खींचा, x खींचा। तो जब स्प्रिंग x खींचेगा तो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगा कितना, kx। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बेटा, k इंटू एक्स होता है। अब जब ये कांटेक्ट बेटा, इसको कह रहा है कि 2 किलोग्राम वाला मास जब कांटेक्ट लूज़ कर रहा है, कांटेक्ट तब लूज़ कर पाएगा बेटा जब ये फ्रिक्शनल फोर्स इस टेंशन के बराबर होगा। भाई ये 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि या तो ऊपर वाला फोर्स डोमिनेटिंग ना हो या फिर नीचे वाले फोर्स के बराबर ना हो। तो kx अगर मैं 20 के इक्वल करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/k, और k हमारा दिया हुआ है बच्चे कितना, 40। तो ये आ गया 1.2, मतलब आ गया 0.5। तो x यानी कि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आ रहा है बेटा, 0.5। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो बेटा, जब कोई बॉडी किसी यहाँ पर हाइट पे है ना, यहाँ पर कुछ हाइट पे है, तो जब ये नीचे की तरफ फॉल करेगा तो क्या इसके हाइट में कमी आएगा। जो हाइट में कमी आएगा इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी फॉल करेगा, पोटेंशियल एनर्जी लूज। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी में जो लूज करेगा वही स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का आएगा बेटा। और प्लस उसी की वजह से इस 5 kg वाले ब्लॉक के पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, देखो, पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी, ये क्या हुआ, कम हुआ। कितना कम होगा, तो सर ये होगा mgx। पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी कितना होगा बेटा, mgx। और ये किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, मतलब हाफ kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 किलोग्राम मास, तो हाफ mv²। आपसे यही v पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं बेटा, मास कितना है 5, g कितना है 10, x कितना है 0.5, हाफ k कितना है बेटा 40, x कितना है 0.5 का स्क्वायर, प्लस हाफ मास कितना है m, और यहाँ पे क्या आएगा v²। तो बेटा ये कितना हुआ 25, इक्वल टू बेटा ये कितना हुआ 20। तो 20 इंटू 0.25 इक्वल टू 5/2 v²। तो बेटा ये कितना होगा, ये हो गया आपके पास 20। देखो ना, 25 में से बेटा ये कितना हुआ 5, माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5/2 v²। तो बेटा यहाँ पे आएगा 20 इक्वल टू 5/2 v², तो 40 इक्वल टू 5 v²। तो ये 8 हो गया, तो v² इक्वल टू 8, तो v इक्वल टू √8, तो v इक्वल टू 2√2। तो v इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकेंड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अ व्हील हैज़ अ स्पीड ऑफ 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो बेटा फ्रिक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 1200 RPM दिया हुआ है। तो फ्रिक्वेंसी को सेकंड में चेंज करेंगे बेटा, तो 1200 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा बेटा 20 RPS। तो ओमेगा कितना होगा बेटा, 2 पाई न्यू होता है ओमेगा, तो 20 इंटू 2 इंटू पाई, तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 40 पाई आ गया। क्या ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 40 पाई आ गया। अच्छा, तो कह रहा है कि स्लो डाउन एट अ रेट ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि अल्फा दिया हुआ है -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट टेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बेटा यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर -2 अल्फा थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना है क्योंकि रुक जाना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा 40 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 1600 इंटू पाई स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा कितना दिया बेटा 4, और थीटा हमें निकालना है। तो ये हो गया बेटा 8 थीटा इक्वल टू 1600 पाई स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू 8 2 16 200 पाई स्क्वायर।
बेटा ये कितना आया, थीटा आया है आपके पास। अब क्योंकि आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए तो आप क्या करोगे बेटा, थीटा एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, 2 पाई घूमेगा बेटा, तो 2 पाई से आप डिवाइड कर दो इसको, तो वह आपको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो 200 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो बेटा ये हो गया 100 और पाई से पाई चला गया, तो 100 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मास ऑफ 1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो मास है बेटा वो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड विथ अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है वेटलेस है जिसका के दिया हुआ है बेटा। देन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, तो देखो बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब तक ये ब्लॉक मूव करता रहेगा तब तक तो ये आगे बढ़ेगा, लेकिन जब ये स्प्रिंग पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, हाफ मास ऑफ द ब्लॉक जो कि दिया हुआ है 1 किलोग्राम, वी फाइनल कितना है बेटा 0 है, और वी इनिशियल कितना है 3 का, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बेटा, हाफ के और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हाफ से हाफ खत्म हो गया बेटा, 3 3 जा 9 इक्वल टू के कितना दिया बेटा 100 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3/100 अंडर रूट 9/100 अंडर रूट में, तो 3/10, 3/10 का मतलब 0.3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0.3 मीटर। सो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन द गिवन फिगर, देखो बेटा मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द गिवन फिगर द सरफेस बिटवीन द प्लैंक एंड द ग्राउंड इज स्मूथ, प्लैंक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इनिशियली बोथ मेन आर एट रेस्ट। देखो बेटा मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक प्लैंक है जिसका मास है 3m, यहाँ एक आदमी है बेटा मैन नंबर 1 और ये है मैन नंबर 2, इसका मास है 2m, इसका मास है m, और इस पूरे प्लैंक की लेंथ कितनी है बेटा l है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आदमी मैन नंबर 1 बेटा a एक्सेलरेशन से मैन नंबर 2 की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, और ये जो एक्सेलरेशन दिया है एक्सेलरेशन ऑफ मैन 1 ये दिया है बेटा a, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक के रिस्पेक्ट में। बट हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा ग्राउंड फ्रेम से। कहाँ से सॉल्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक, तो सबसे पहले मुझे ये मानना पड़ेगा बेटा कि लेट अस सपोज कि जब ये आदमी ए एक्सेलरेशन से इस पर चलने की कोशिश करता है तो ये जो पूरा प्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हो, तो ये वाला जो प्लैंक है बेटा वो पीछे की तरफ मूव करता है a' एक्सेलरेशन से। सो ड्यू टू मोशन ऑफ मैन 1 planks move with respect to ground by an acceleration a'। क्लियर है मेरी बात, चलिए ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। देखो क्योंकि ये पूरा का पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब केवल ये आदमी चल रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, सिंस एफ नेट इक्वल टू 0, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट क्या होगा बेटा 0 होगा। चलिए ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन 1 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी चल रहा है बेटा ए से, लेकिन ये प्लैंक भी तो पीछे की तरफ चल रहा है, तो आदमी का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा a माइनस a'। ठीक है, प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा बेटा, प्लैंक्स का एक्सेलरेशन दिखेगा बेटा आपको a', किधर की तरफ, नेगेटिव साइन में। ठीक, अच्छा मैन 2 का एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, मैन 2 का भी एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि ये प्लैंक के साथ चलेगा मैन 2, क्योंकि कह रहा है बेटा क्वेश्चन में मैन 2 रेस्ट पे है प्लैंक के साथ, तो इसका भी एक्सेलरेशन माइनस a' होगा। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखते हैं तो सेंटर ऑफ मास का क्या लिखा होगा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो पहले वाले आदमी का एक्सेलरेशन m
मास m और एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा a माइनस a डैश, ठीक। अच्छा माइनस होगा क्योंकि दूसरे वाले मास का बेटा मास है 2m और ये कितना a डैश है, और तीसरे वाले का कितना होगा बेटा -3m a डैश। अच्छा सबका मास का सम कितना होगा 3 2 5 1 6m और ये कितना होगा बेटा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा आपको m a माइनस m a डैश माइनस 2m a डैश माइनस 3m a डैश इक्वल टू 0। तो देखो बेटा m a डैश 2m a डैश 3m a डैश 6m a डैश, तो 6m a डैश इक्वल टू m a, तो m से m गया बेटा, तो एक डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास a/6, यानी कि हमें प्लैंक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल चुका है। प्लैंक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा a/6 आया है। चलिए ठीक है, अब आप ऑप्शंस को देखो बेटा, कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2m एंड प्लैंक, प्लैंक और 2m मास के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बेटा, बिकॉज 2m इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है, यानी कि जितना भी इस प्लैंक के ऊपर फोर्स लग रहा होगा उतना इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2m, तो मास है 2m और एक्सेलरेशन कितना है बेटा a/6, तो कितना आ गया ma/3, ma/3। तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2m मास और प्लैंक कितना आ रहा है बेटा ma/3, तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2m मास एंड प्लैंक इज ma/3, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन को, मेन विल मीट आफ्टर टाइम दिस, तो आदमी कितने देर के बाद मिलेगा बेटा, a1 वाला 2 को कब मिलेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो कितना चलना है बेटा, l लेंथ चलना है, इनिशियल 0 है, हाफ तो हाफ है बेटा, एक्सेलरेशन कितना है a माइनस a डैश, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, और इंटू t², तो लेंथ l इक्वल टू हाफ a माइनस बेटा a डैश की वैल्यू कितनी लाया हमने a/6 इंटू t²। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, आपको मिलेगा 5a इंटू 12, तो आपको मिलेगा 12l अपॉन 5a इक्वल टू t², तो आपको t की वैल्यू मिलेगी √12l अपॉन 5a। तो क्या है ये 12l अपॉन 7a दिया हुआ है बेटा, मेन इतने देर के बाद मिलेगा, तो गलत होगा बेटा, समझ रही बात। चलिए ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, मुझे थोड़ा स्पेस खाली करना पड़ेगा, मैं चाहूँगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, मैं यहाँ पर कुछ स्पेस खाली करता हूँ, ये रहा, मैं कुछ स्पेस खाली कर रहा हूँ, डिलीट। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेट फोर्स ऑन द प्लैंक, प्लैंक का ऊपर नेट फोर्स पूछ रहा है, तो प्लैंक के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्या होगा बेटा ma, तो F इक्वल टू मास कितना है प्लैंक का मास, प्लैंक का मास है बेटा आपका 3m, और प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना है बेटा a डैश की वैल्यू कितना था a/6, तो ये कितना आ रहा है ma/2 आ रहा है, और यहाँ पे कितना कह रहे हैं ma/4, तो ये तीसरा वाला भी गलत हो गया। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन मैन ऑफ मास m एंड प्लैंक इज ma, कह रहा है प्लैंक और मास m के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, वो कह रहा है बेटा ma लगेगा। तो देखो बेटा फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू क्या लगाएंगे ma लगाएंगे, तो F फ्रिक्शन फोर्स मास कितना है बेटा m और एक्सेलरेशन कितना है a-a डैश, तो m इंटू a और ये होगा a/6, तो कितना लगेगा बेटा, तो 5ma अपॉन 6, ये लग रहा है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ, इस वाले आदमी के ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगेगा बेटा जिससे वो एक्सेलरेट कर पाएगा, है कि नहीं, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करने के लिए इसको चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 3 4 सारा का सारा गलत है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बेटा पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है बेटा, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना एंड इतना आर सेम, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम। देखो बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो पहले वाले का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बेटा हाफ इंटू 9 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 1 दिया हुआ है इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। अगर मैं दोनों को क्या कह रहा है, रोटेशनल काइनेटिक और टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेम, दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम कह रहे हैं ना, तो आपको मिलेगा हाफ 9 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ 1 ओमेगा 2 स्क्वायर। हाफ से ये गया बेटा, आपको मिला ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1/9। क्लियर है बेटा, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/3 मिलेगा।
क्लियर है। आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। क्या चाहिए बेटा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? L इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम 9 इंटू ओमेगा 1 मतलब 1 ओमेगा, और दूसरे वाले का एंगुलर मोमेंटम बेटा आई यानी कि 1 इंटू 3 ओमेगा। दूसरे वाले का मिल गया। अब आपको क्या पूछ रहा है बेटा? रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम। तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 9 इंटू ओमेगा अपॉन 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा करेगा, 3 3 जा 9 यानी कि 3:1। 3:1 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा बेटा। बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इन द फिगर द ब्लॉक्स हैव मास m1 एंड m2। दो मासेज है, m1 ज़्यादा है m2 से, एंड एक्सेलरेशन a, द पुली p हैज़ अ रेडियस r। अब ये आइडियल पुली नहीं है, ये आइडियल पुली नहीं है। आइडियल पुली होता तो बेटा ये मूव नहीं करता, इसका मास नहीं होता, बोलो है ना। ऐसी सिचुएशन में ये पुली रेस्ट पे रहता और ये इसके ऊपर स्लिप करता है। क्या कह रहा है? द स्ट्रिंग नॉट स्लिप ऑन द पुली, यानी कि ये घूम रहा होगा, ये पुली घूम रहा होगा साथ में। तो अब इसके ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है बेटा। कह रहा है द टू सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग हैव अनइक्वल टेंशन। देखो पहली बात कि अगर इसको घूमना है, इस पुली को घूमना है, क्योंकि बेटा ये इस धागा इसके ऊपर स्लिप नहीं कर सकता, तो इसको घूमने के लिए इसको क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। और टॉर्क कब मिलता है? जब इसके ऊपर नेट फोर्स मिलेगा, एफ नेट। जब बेटा एफ नेट 0 ना हो तब टॉर्क मिलेगा। और एफ नेट इसको क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ पे टेंशन है इस वाले धागे में, और इस वाले धागे में टेंशन है। और अगर दोनों का टेंशन हम लोग सेम मान लेंगे तो एफ नेट 0 हो जाएगा, यानी कि T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2। दोनों का टेंशन सेम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। द टू ब्लॉक्स हैव एक्सेलरेशन अनइक्वल मैग्नीट्यूड। गलत हो गया बेटा। कह रहा है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग होगा। बेटा देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही धागे से बंधे हुए हैं, और क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, ये हमारा जो पुली है वो घूम रहा है, तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? सिस्टम का सेम रहेगा। मतलब ये जो मास है इसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा दोनों मास का। तो ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना होगा। नहीं बेटा, हमने पढ़ा है ना नॉन आइडियल पुली का एक्सेलरेशन क्या होता है? m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। और आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली। ठीक, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज 0। कह रहा है पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। बेटा गलत। अगर इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है तो इसके ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, टाउ इक्वल टू आई एल्फा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको करेक्ट मिलेगा और बाकी सारे रॉन्ग मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अ मास है। देखो एक मास है बेटा, ये एक कार्डबोर्ड है ऐसे करके, यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर होल है, तो यहाँ से एक पार्टिकल को मूव कराना स्टार्ट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, कह रहा है कि पहले जो पार्टिकल की मूविंग वेलोसिटी थी वो v0 था, और वो किस रेडियस पे घूम रहा था बेटा? r0 पे घूम रहा था। फिर कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बताओ जब वो r0/2 रेडियस पे घूमने लगेगा। तो बेटा क्योंकि सभी सिचुएशन में इसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। समझ आए मेरी बात? तो एंगुलर मोमेंटम मतलब m1 r1 v1 इक्वल टू m2 r2 v2 mrv है ना। तो मास मान लेते हैं m है, किस रेडियस पे जा रहा है बेटा? r0 पे जा रहा है। वेलोसिटी किससे? v0 से। दूसरे वाले का मास m सेम रहेगा, वो रेडियस कितने पे जा रहा है बेटा? r0/2 पे जा रहा है। और वेलोसिटी कितना ये तो निकालना है मुझे, तो m से m कैंसिल होगा। तो अगर वेलोसिटी में 2 बताऊँ तो r0 से r0 कटेगा, 2v0, यानी कि दूसरे केस में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहे बेटा काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ तो हाफ है बेटा, m v के कितना बेटा? 2 2 जा 4 v0 स्क्वायर, 4 v0 स्क्वायर, 2 2 जा, तो ये मिलेगा 2m v0 स्क्वायर, 2m v0 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कह रहा बेटा अ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन शुड बी। एक सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे होना चाहिए? देखो बेटा अगर मैं अर्थ बनाऊँ तो ये अर्थ थोड़ा आपका ओवल शेप का थोड़ा चिपटा मिलेगा, और ये होता है आपका क्या बेटा? ये होता है जियोग्राफिकल एक्सिस, और ये क्या होता है? इक्वेटर होता है। और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, यानी कि यहाँ पर से अगर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो उसको ग्रेविटेशनल पुल कम मिलेगा, यानी कि इक्वेटर से आपको लॉन्च करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एन आइडियल गैस फॉलोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब बाय PV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आइडियल गैस का PV स्क्वायर इक्वल टू C दिया हुआ है ये सिचुएशन। अब हमें पता है PV बराबर क्या होता है बेटा? nRT होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालें तो मिलेगा nRT/V मिलेगा। इसको उठा करके बेटा यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो तो आपको मिलेगा nRT/V
इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट वी से वी कटेगा बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, टी वी इक्वल टू सी अपॉन एन आर, तो वी इक्वल टू सी अपॉन एन आर इंटू 1/t। इससे आपको क्या देखने को मिला बेटा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t मिला, मतलब v1 t1 बराबर होगा v2 t2 के, या फिर हम कह सकते हैं v1 अपॉन v2 इक्वल है किसके, t2 अपॉन t1 के। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर v1 ज़्यादा होगा v2 से तो t1 कम होगा t2 से, यानी कि एक दूसरे के उल्टा रिलेशन बनेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो कौन सा दिख रहा है बेटा आपको, 4 नंबर देखो, वॉल्यूम 2 ज़्यादा है तो टेम्परेचर 2 कम है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है एक 5 मीटर का एल्यूमिनियम वायर है बेटा, उसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, सपोर्ट 40 kg को सपोर्ट कर रहा है। फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू हैव द सेम इलॉन्गेशन, यानी कि डेल्टा एल सेम करना है। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अगर हम लोग यंग मॉडुलस गामा की वैल्यू लिखें तो वो लिखेंगे mg अपॉन पाई d अपॉन 2, r स्क्वायर होता है तो मैंने इसको डायमीटर के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक, l अपॉन डेल्टा एल, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा बेटा, mg अपॉन पाई d स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल अपॉन गामा। अब दोनों ही डेल्टा एल क्या है बेटा, सेम है, और क्या कह रहा है बेटा, सेम लेंथ अंडर द सेम वेट, यानी कि सेम वेट और सेम लेंथ के करस्पॉन्डिंग। तो mg अपॉन पाई, पहले वाले का डायमीटर कितना दिया बेटा 3, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक, इनटू लेंथ सेम है बेटा, और यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, यंग मॉडुलस देखा है 7 इंटू 10⁻10, दैट मस्ट बी इक्वल टू बेटा अंडर सेम वेट, यानी कि mg पाई d स्क्वायर अपॉन 4 ये लिख सकते हैं हम लोग, और लेंथ अभी भी सेम रखना है बेटा, बट इस बार कॉपर का आपको दिया बेटा यंग्स मॉडुलस 14 इंटू 10⁻10। अब जो कटना होगा बेटा काट दो, mgl खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, सॉरी यहाँ पर 4 केवल 3 का स्क्वायर होगा, 10⁻10 से 10⁻10 खत्म। तो आपको क्या मिलेगा, 14d स्क्वायर 1/9 इंटू 7 इक्वल टू 1/14d स्क्वायर। तो बेटा ये 2 बार में जाएगा, तो आपको d की वैल्यू क्या मिलेगी, d स्क्वायर इक्वल टू 9/2, तो d इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 9/2 अंडर रूट में आपको मिलेगा बेटा 3/1.4, है ना, 3/1.4। इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये लगभग 2 बार में जाएगा ना, 3 है 1.5 है तो 2 बार में, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आएगा, करेक्ट है। कह रहा बेटा कॉपर ब्लॉक ऑफ मास इतना हीटेड टू अ टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट मेल्ट। बेटा अगर किसी गर्म आइस बॉडी को किसी लार्ज आइस पे रखेंगे ऐसे करके, तो इसका हीट लॉस होगा, और ये हीट लॉस होगा तो ये क्या होगा बेटा, ये मेल्ट होगा। तो ये हीट कितना लॉस करेगा, तो ये हीट लॉस करेगा बेटा mc डेल्टा टी, और ये क्या करेगा बेटा, ये गेन करेगा, जिसकी वजह से ये पिघलेगा, तो ml, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ क्या लगा देंगे बेटा, फ्यूज़न लगा देंगे। ठीक, तो मास कितना है बेटा, 5 किलो का मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 0.39 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना होगा बेटा। अब अगर बर्फ़ पे रखा है तो ये ठंडा होते होते 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो टेम्परेचर चेंज 500 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना पानी मेल्ट हुआ, कितना बर्फ़ मेल्ट हुआ ये पूछ रहा है, और लेटेंट हीट कितना बेटा 335 दिया होगा। तो m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 0.39 इंटू 500 डिवाइडेड ओवर 335, इसको सॉल्व करेंगे बेटा ऑप्शन नंबर 2.9 kg आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट्स। देखो बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जनरल फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा T1 माइनस T2 कितने देर में हुआ इक्वल टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, पहला टेम्परेचर 40 माइनस 36 कितने देर में, 4 मिनट में इक्वल टू K T1 प्लस T2 बेटा 40 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपके पास 76/2 प्लस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 40 माइनस 36 4/4 इक्वल टू K, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2 3 जा 6 38, और ये यहाँ सॉरी बेटा माइनस में होता है, ये होता है अपने पास माइनस में, ये होता है अपने पास माइनस में, तो -20, तो 38 में से 20 गया तो 18 मिलेगा बेटा आपको, और यहाँ पर आ गया 1, तो 1 इक्वल टू K इंटू 18, तो K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/18, K की वैल्यू 1/18 आ गया। अब कह रहा है बेटा 36 से
32 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना समय लगेगा। तो के की वैल्यू निकाल लिया है, तो अब फॉर्मूला सेम यूज़ कर लेंगे बेटा अपन। 36 माइनस 32 डिवाइडेड ओवर टाइम इक्वल टू 1/18 के रखना है बेटा। T1 प्लस T2, 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा बेटा 68/2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये कितना आएगा 2 3 जा 6 3 4 जा 34 माइनस 20 यानी कि 14, और यहाँ पर कितना आएगा 4/T इक्वल टू 1/18 इंटू 34 माइनस 14 आ गया बेटा। तो अगर हमें T निकालना है तो बेटा कितना आएगा बेटा, T इक्वल टू आएगा 4 इंटू 18/14। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये लगभग आएगा 5.1 मिनट के आसपास। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा द इक्वेशन y इक्वल टू 0.15 साइन kx cos ओमेगा टी। तो आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है बेटा, तो हमें पता है कि k इक्वल टू होता है 2π/λ। k की वैल्यू 5 दिया है तो 2 इंटू पाई अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा 2 इंटू 3.14 अपॉन लैम्डा, कितना मिलेगा बेटा 5। इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0.4, तो 0.4 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करो, लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपके पास 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 1 5 एंड 4 3 जा 12, 1.2 के आसपास 1.256 करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा बेटा। क्या कह रहा है, यूजिंग सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट जी डिटरमाइन द मेजरिंग इट्स टाइम पीरियड टी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट। एल और वर्सेस टी का ग्राफ बेटा ये ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा होता है बेटा, हम लोग ने पढ़ा है कि जी इक्वल टू 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर है कि नहीं। तो एल अपॉन टी स्क्वायर के बीच का ग्राफ चाहिए। आप देखो यहाँ पर जी अपॉन 4π² इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो अगर एल और टी स्क्वायर के बीच का ग्राफ चाहिए होता तो स्ट्रेट लाइन मिलता बेटा। अगर ये एल है और ये टी स्क्वायर है तो इसका स्ट्रेट लाइन मिलता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। बट ये चाहिए एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ, 1/t² के साथ ग्राफ चाहिए। तो कैसा मिलेगा बेटा, वो आपको ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ग्राफ मिलेगा, ठीक। एन एक्सपेरिमेंट एक्सटर्नल प्रेशर P इज अप्लाइड ऑन अ क्यूब so that it quickly compressed from all side. K is the bulk modulus. bulk modulus का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन डेल्टा V अपॉन V होता है बेटा। तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू क्या आ गया, P अपॉन K आ गया है। हमें पता है बेटा डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू कितना होता है बेटा, गामा डेल्टा T होता है, और गामा की वैल्यू कितना होता है 3 अल्फ़ा होता है। तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा T, और बेटा डेल्टा V अपॉन V किसके इक्वल है, P/K के इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड बी रेज, डेल्टा टी इक्वल टू क्या मिला P अपॉन 3 अल्फ़ा के, P अपॉन 3 अल्फ़ा के। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक। अ पाइप हैज़ अ डायामीटर 5 सेंटीमीटर एट, देखो बेटा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी लगाओ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। पाइप का डायामीटर कितना दिया बेटा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एरिया लिख सकते हैं पहले वाले का, है ना। तो पाई R1² यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर इंटू एट वन एंड 10 सेंटीमीटर। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर एंड इज़ 4, यहाँ का वेलोसिटी कितना है 4 है, तो 80 कितना होगा बेटा 10 सेंटीमीटर ना। तो पाई 10/2 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 2, पाई से पाई बेटा कैंसिल होगा। यहाँ आपको मिल जाएगा 25/4 इंटू 4 इक्वल टू 100/4 इंटू V2। 4 से 4 ख़त्म हो गया बेटा, ये हो गया 4, तो V2 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3, तो न्यू जी कितना, न्यू वाटर कितना है बेटा 4/3 है। एंड दैट ऑफ स्लैब, तो न्यू ग्लास कितना है बेटा 3/2 है। तो अगर मैं न्यू वाटर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा बेटा, न्यू वाटर इक्वल टू 4/3 और न्यू जी दिया हुआ बेटा 3/2। आपसे पूछ क्या रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ, तो न्यू GW पूछ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं न्यू जी अपॉन न्यू W। न्यू जी कितना दिया है बेटा 3/2, और इसको लिख सकते हैं 3/4, तो 9/8। 9/8 ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आएगा बेटा करेक्ट आएगा। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30। बेटा कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव में होता है 30 सेंटीमीटर, और कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस है बेटा, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव में होता है -20।
अब आपसे पूछ रहा है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताओ, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन होता है। तो 1/f इक्वल टू, बेटा पहला कॉन्वेक्स लेंस है तो 30 माइनस 1/, कितना 20, एलसीएम में कितना 60, और यहाँ पे कितना का बेटा -1, तो f इक्वल टू कितना हो गया बेटा -60। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 25 के बाद 26 बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ए स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास ट्यूब। मान लेते हैं बेटा एक ग्लास का क्यूब है ऐसा, यहाँ पर एक एयर बबल है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है। व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ फेस द बबल अपीयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं बेटा बबल को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो कह रहा है कि ये कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर पे। ठीक, मान लेते हैं इस एंड से ये बबल कितनी दूरी पर है बेटा, ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, x पर है। ठीक, और ये साइड कितना दिया बेटा, 15 दिया है। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये दूरी कितनी होगी, 15 माइनस x हो जाएगा। और जब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है बेटा, इट्स अपीयर एट 7, यहाँ से आता कि कितना दिया 7। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितना है बेटा x, और एपरेंट डेप्थ कितना है 5, इक्वेशन नंबर 1। इधर से देखो, इधर से, तो रियल डेप्थ कितना है बेटा 15 माइनस एक्स, एपरेंट डेप्थ कितना है बेटा, एपरेंट डेप्थ 7, क्योंकि दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो x/5 इक्वल टू 15 माइनस x/7, 7x इक्वल टू 75 माइनस 5x, तो हो गया बेटा 12x इक्वल टू 75। तो x इक्वल टू क्या मिला बेटा 75/12। तो 3 से काटते बेटा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 25/4, 25/4। तो ये बेटा 5/4 आ रहा है क्या, कहाँ गड़बड़ हो गया। ट्वेल्व एक्स ठीक तो है, ओके। ये x की वैल्यू आ रही है ना बेटा, हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो ये x कितना आ रहा है बेटा आपके पास, 5/4 आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, न्यू इक्वल टू 25/4 इंटू 5, 5 5 जब 5/4, एकदम ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है बेटा। क्या कह रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा बीटा क्या होता है, लैम्डा d/D, है ना। फिर कह रहा है कि बीटा डैश कितना होगा जब स्लिट डिस्टेंस d/2 हो जाए और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाए, यानी कि ये 2D हो जाए और ये लैम्डा ही रहे। तो बीटा डैश को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 लैम्डा d/D, यानी कि बीटा डैश 1/4 टाइम हो जाएगा किसके, पुराने वाले बीटा के, तो क्वाड्रपल हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर लीनियरली, देखो बेटा एक पोलराइजर है ये, यहाँ पर अगर इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, I0/2। फिर दूसरा पोलराइजर कितने एंगल पे लगाया बेटा, 30 डिग्री पे लगाया गया है, 30 डिग्री के एंगल के ऊपर लगाया गया है। तो क्या होता है बेटा, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो I0/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 मतलब 3/4, 4 2 8, तो 3I0/8, 3I0 3I0/4 कैसे आएगा बेटा, आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। ओके सॉरी, तो कह रहा है बेटा इंटेंसिटी I इंसिडेंट कर रहा है, I0/2 नहीं, मैंने I0 माना था ना। तो इसमें कह रहा है कि ये जो लाइट आ रहा है वो कितना है, I है, I इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा है। तो बेटा ये कितना आएगा, 3I0/4 ही आंसर आएगा, क्योंकि 2 खत्म हो गया बेटा, I0/2 लिखा था ना मैंने, ये कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो 3/4। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो बेटा कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेंथ E दिया है, XY प्लेन पे है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया है तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E cos थीटा, और ऊपर की तरफ कितना होगा, E sin थीटा। अब यहाँ पर से यहाँ का पोटेंशियल चाहिए बेटा, तो यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर वोल्टेज चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वोल्टेज चेंज होता है। तो अगर आप देखो एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो d, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, ED cos थीटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लेते हो तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना ट्रैवल कर रहा है, d, देखो d 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, E sin थीटा d।
तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, तो V इक्वल टू ई डी कॉमन कर लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये मिलेगा बेटा आपको क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड A 2C, तो बेटा यहाँ पे एक क्यूब है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है 2C, और कह रहा है इसके हर एक एज पे भी एक एक कूलम का चार्ज रखा गया, 1C 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 1C, हर एक कॉर्नर पे 1C का चार्ज रखा गया है, ठीक। तो आपसे पूछ रहे हैं देन नेट फ्लक्स बताओ, तो हमें पता है फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ अगर एक क्यूब है बेटा और इस क्यूब के कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, अगर सब पे एक चार्ज रखेंगे तो कितने चार्ज फ्लक्स देता है, तो हमने पढ़ रखा है कि बेटा यहाँ पर एक क्यूब रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्यूब रखना पड़ेगा, इसके पीछे एक क्यूब रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 मतलब 12 तो एज हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बेटा एक एज को कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए होंगे, 4 क्यूब चाहिए होंगे, तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा 3। तो सेंटर पे कितना चार्ज है 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो क्यू इनक्लोज 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा बेटा आपका। अब देखो बेटा ये इनफाइनाइट लैडर का प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर हम लोग एक सर्किट रिमूव कर देते हैं, ये अगर मैं पूरा रिमूव कर दूं और मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट कितना है X है, तो अगर इतना रिमूव कर देते हो बेटा तो अभी भी ये जो पूरा बचा है इसकी वैल्यू अभी भी X ही रहेगा। तो सर्किट आपका कैसा बनेगा, ये और साथ में यहाँ पे क्या आया बेटा X आया, और ये है आपका A और ये आपका B, तो 1 1 1। अब 1 और X क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो कैसे लिखते हैं बेटा X अपॉन 1 प्लस X, ये इसका सॉल्यूशन मिला। और बाकी दोनों सीरीज़ में +2 इक्वल टू कितना, R इक्विवेलेंट X के बराबर हो जाएगा। बेटा ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। अब जो आएगा नया सर्किट वो ऐसा ऐसा और ऐसा होगा सभी सीरीज़ में। तो बेटा ये कितना आया X अपॉन 1 प्लस X, और ये 1 और 1 क्या है, तीनों सीरीज़ में है तो 2। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना माना था तुमने, A और B के बीच में X माना था बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो X इक्वल टू X प्लस 2 प्लस 2X अपॉन 1 प्लस X, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो X प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3X प्लस 2, तो आपको मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2X और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे बेटा बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, रेजिस्टेंस बताओ। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इस हाथ सीधे चारे लगा दो, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, और ये कितना हो गया 1। तो आपको मिलेगा बेटा +2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2, तो +2 प्लस माइनस बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, अपॉन कितना 2, अगर प्लस साइन लेते हैं तो 2 + 2√3 बाई 2, क्या मिलेगा बेटा 1 + √3, 1 + √3, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्या कह रहा है बेटा, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है जिसमें कह रहा है एक्स और वाई आपस में बराबर है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है बेटा बराबर है, और कह रहे हैं ए इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ए इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस बी। समझ में आई मेरी बात, चलिए ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बेटा करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो हमें पता है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ चूज़ करता है, यहाँ से जो करंट आई निकलेगा वो आई यहाँ पर 2 पार्ट में बटेगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ वाला ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम करंट यहाँ से पास करेगा बेटा, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ से कम करंट पास किया, यहाँ से मैक्सिमम करंट पास किया, और क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्स और वाई का रेजिस्टेंस बराबर है और इसका रेजिस्टेंस क्या कम है, तो चार्ज यहाँ पर स्लो पहुँचेगा या फास्ट पहुँचेगा। यानी कि आपका पूछ रहा है बेटा बी से ए में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बी टू ए होगा या ए टू बी होगा। तो जो चार्ज यहाँ पर ज़्यादा बी पे जल्दी पहुँचेगा बेटा वही तो आगे स्प्लिट होगा। अब ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर चार्ज स्लो चलेगा और यहाँ पर फास्ट चल के ये पहुँच जाएगा, यानी कि बी टू ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो बेटा कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड ऑफ 500 वॉट एट 100 वोल्ट। तो बेटा एक काम करते हैं, पहले P = VI लगा करके करंट निकाल लेते हैं। तो 500 अपॉन 100 इक्वल टू करंट I जो कि आ रहा है 5 एम्पियर।
यानी कि बल्ब में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है बेटा 5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो R इक्वल टू क्या होगा बेटा वी स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 अपॉन 500। तो बेटा रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। अब कह रहा है कि इसको 200 वोल्ट से कनेक्ट करना है और उसका पावर ड्रॉ कितना होना है बेटा 500 वाट होना है। तो बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा। तो हम लगाएंगे P इक्वल टू वी आई। पावर को लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर और वोल्टेज है बेटा 200 और करंट कितना होना चाहिए 5 एम्पियर होना चाहिए। और ये जो रेजिस्टेंस होना चाहिए बेटा क्या वो बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो V का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 20 प्लस स्मॉल लेटर आर। मान लो नया रेजिस्टेंस आर हमने जोड़ दिया इक्वल टू 200 इंटू 5। 200 से 200 कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया आपका 40 इक्वल टू 20 प्लस आर। तो आर इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 ओम। तो ये मिला आपको कितना 20 ओम। क्या कह रहा है बेटा अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। तो इनिशियल एनर्जी यू आई कितना होगा बेटा क्यू स्क्वायर बाई सी। तो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम यानी कि 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन सी कितना हो गया बेटा 5 to 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इनिशियल एनर्जी होगा बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस सी डैश कितना हो गया बेटा 2 माइक्रोफैरड। हाउ मच वर्क इज डन। ठीक, तो चार्ज अभी भी वही रहेगा बेटा क्योंकि बैटरी कुछ कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो चार्ज अभी भी कितना रहेगा बेटा आपके पास 5 माइक्रोकूलम ही रहेगा। तो आप बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड ओवर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यू फाइनल आपको कितना मिल गया बेटा ये मिल गया 25 अपॉन 4। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है ना। तो आपको मिला 4 अपॉन 25। तो ये मिलेगा बेटा 4 6 24.6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो आप वर्क डन पूछ रहे हैं तो वर्क डन इक्वल टू बेटा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो 6.25 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो कितना मिलेगा बेटा आपको 2.3 पॉइंट देखो 6.25 और 2.5 तो 3.75 माइक्रोजूल। एन आइडियल सोलेनॉइड 1000 टर्न्स पर मीटर हैज़ अ कोर। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया 1000 विथ रिलेटिव परमेबिलिटी न्यू आर कितना दिया बेटा 500 दिया हुआ है। इंसुलेटेड वाइंडिंग ऑफ इन सोलेनॉइड कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू कितना बेटा 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको चाहिए बेटा बी इक्वल टू क्या होता है सोलेनॉइड के लिए न्यू नॉट एन आई। तो बी इक्वल टू बेटा न्यू नॉट परमिएबिलिटी है। तो परमिएबिलिटी की वैल्यू कितना लेकिन हमें यहाँ मीडियम में रखा है ना, देखो मीडियम दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे 500 इंटू न्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 दिया हुआ है और एन आपके पास दिया बेटा 1000 इंटू करेंट दिया है 5 एम्पियर। इन सबको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा पाई टी। चाहो तो आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर कॉइल मेड फ्रॉम द सेम लेंथ ऑफ द वायर विल बी। देखो बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास एक एल लेंथ का वायर है। ठीक, इस एल लेंथ के वायर से एक स्क्वायर बनाया गया है और एक कॉइल बनाया गया है। तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस कितने के बराबर है एल के बराबर। तो रेडियस कितना होगा बेटा एल अपॉन 2 पाई। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा न्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। आर कितना है बेटा एल अपॉन 2 पाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। अब अगर हमें ये एल लेंथ का था बेटा तो ये लेंथ कितना होगा एल बाई 4। स्क्वायर कितना होगा बेटा एल बाई 4 और सेंटर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो बेटा ये एंगल कितना होगा 45 और ये कितना होगा एल बाई 8। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा स्ट्रेट वायर की वजह से न्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर, आर का मतलब ये बेटा आधा हो गया L/8 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से, क्योंकि एक वायर से नहीं 4 वायर से निकालना है कि नहीं। तो अब बेटा सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा बेटा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 आई अपॉन एल, उसके बाद साइन 45 2 साइन 45 यानी कि 2 इंटू 1/√2 और इंटू 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना बेटा, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 आपसे पूछ रहा है बेटा, तो आपको क्या करना होगा, न्यू नॉट अपॉन 2 और बेटा 2 पाई ऊपर आई अपॉन एल डिवाइडेड ओवर, अब बेटा इसको हमें करना है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 आई अपॉन एल, 4 2 जा 8 अपॉन √2, ठीक है बेटा। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, ऊपर पाई स्क्वायर आएगा बेटा, देखो ये वाला पाई ऊपर उठ करके जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला एरिया ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस विच ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। बेटा सबसे पहले EMF का फॉर्मूला क्या होता है, d∅/dt, तो E इक्वल टू d∅ मतलब B, और कह रहा है फ्लक्स चेंज कितना होगा बेटा, एरिया चेंज की वजह से, और एरिया में कितना चेंज हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम कितना ले लेते हैं, चलो टाइम dt ही ले लेते हैं। ठीक, तो E इक्वल टू क्या मिला, B, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया बेटा 0.5 टेस्ला, तो 0.05 टेस्ला इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई टाइम ले लेते हैं बेटा t, ये तो EMF मिला। अब I क्या होता है बेटा, I इक्वल टू E/R यानी कि 0.05 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन t इंटू रजिस्टेंस कितना है बेटा 2 ओम का रजिस्टेंस है, और I को क्या लिख सकते हैं बेटा dq अपॉन t यानी कि चार्ज अपॉन टाइम इक्वल टू 0.05 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2t, t से t कैंसिल कर सकते हैं बेटा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.05 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड ओवर 2, तो q इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁶। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास क्या आएगा बेटा, करेक्ट आएगा। 37 हो गया। 38 बेटा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है बेटा, कि अगर ये वाला कॉइल है आपके पास, यहाँ से ये निकलना चाह रहा है तो यहाँ पे साउथ जनरेट होगा, और अगर ये यहाँ पे घुसना चाह रहा है तो यहाँ पर भी साउथ जनरेट होगा। दोनों आमने सामने साउथ जनरेट हो रहा है, मतलब दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तो इंड्यूस करंट A एंड B आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, देखो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है एन AC सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 50/π इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सर्किट। तो बेटा आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अगर करंट लीड द वोल्टेज, करंट लीड कर रहा है, तो करंट कब लीड करता है बेटा, जब सर्किट में इंडक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर इंडक्टर है, यहाँ पर इंडक्टर है, ये दोनों गलत हो गया, तो RC सर्किट ही होगा। अब RC सर्किट अगर है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये चेक करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा tan phi इक्वल टू XC अपॉन R। तो tan phi इक्वल टू क्या होगा बेटा, XC होता है 1/ωCR, और tan phi की वैल्यू कितनी है बेटा 53 डिग्री, तो tan 50 परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3 इक्वल टू 1/ω की वैल्यू क्या होती है बेटा 2πf होती है, तो 2π इंटू 50/π इंटू C इंटू R, पाई से पाई कैंसिल हुआ बेटा, ये हो गया 100, तो 4/3 इंटू 100 इक्वल टू 1/RC, तो RC इक्वल टू क्या मिला बेटा आपको 3/400। 3/400 का मतलब RC की वैल्यू कितना हो गया बेटा 0.03/4। तो इसको कट करते हैं बेटा, तो RC इक्वल टू क्या मिलेगा 0.007 तो 75 आ रहा है बेटा। 75 कब आ सकता है, तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा,
25 इंटू 3 75, हाँ ये वाला ऑप्शन 4 सही आ रहा है। ठीक, क्या कह रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इन अ ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ अ पीक वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट की वैल्यू कितना दिया बेटा 20 नैनो टेस्ला, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू सी होता है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा बेटा बी इंटू सी होगा बेटा आपके पास, बी है आपके 20 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू सी आपका 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो आपको मिलेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 20 इंटू 3 यानी कि 60 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी कि 6 आएगा बेटा 6 वोल्ट पर मीटर। लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो बेटा यहाँ पर हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो बेटा ये होगा 12400 डिवाइडेड ओवर 4000 एंगस्ट्रॉम माइनस बेटा वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया हुआ है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो बेटा ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, तो ये मिला 12.4 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, 4 3 जा 12 पॉइंट 4 1 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। द रेशियो ऑफ रेडियो ऑफ न्यूक्लियाई इतना और इतना, बेटा हमें पता है आर इक्वल टू आर नॉट, ए पे पावर कितना होता है 1/3 होता है, तो हमें R1 अपॉन R2 निकालना है, R0 से R0 कट जाएगा बेटा, यह आएगा कितना 27 अपॉन 125 का होल क्यूबिक रूट लेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू बेटा 3 3 9 3 27 5 5 3/5 ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या आएगा करेक्ट आएगा बेटा। अब कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग, बेटा पूछ रहा है आपसे कि शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यानी कि हाई एनर्जी, और लैम्डा लॉन्गेस्ट का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी सबसे कम और एनर्जी सबसे कम। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें से कौन सा होगा। बेटा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है -13.6, एन इक्वल टू 2 पे कितना होता है बेटा 3.4, उसके बाद एन इक्वल टू 3 पे कितना होता है -1.5, फिर कितना होता है -0.8, और इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब पूछ रहा है बेटा कि किस में आपका एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में आएगा, पहले ये चेक कर लो एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, तो देखो एक तो हो रहा है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे, तो 4 से 2 पे अगर मैग्नीट्यूड का माइनस करोगे तो लगभग 2.6 आएगा, और 2.6 और किसी में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, यानी कि C वाला सबसे ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, यानी कि C का वेवलेंथ क्या होगा लैम्डा C सबसे वेवलेंथ कम होगा। ठीक, अब पूछ रहा है बेटा कि हाईएस्ट वेवलेंथ यानी कि सबसे कम एनर्जी, तो देखो बेटा 4 से 3 पे जाएगा तो लगभग 0.7 की एनर्जी आ रही है, यानी कि सबसे कम एनर्जी इसी में आ सकता है, क्योंकि 3 से 2 में जाओगे एनर्जी तो लगभग ये 1.9 के आसपास आ रहा है, तो 0.7 सबसे कम एनर्जी होगा, और सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे हाईएस्ट, तो सी और डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है बेटा। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब ट्राईवैलेंट मतलब बोरॉन। ठीक, कह रहा है बेटा इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो बेटा आपको यहाँ पर आंसर रन करा करके देखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को रन कराएं तो आप देखो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमने 1 दिया तो यहाँ पे क्या आया बेटा 0 आया। ओके सर आगे बताइए, y इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ से 0 देते हैं तो यहाँ पे 0 आया बेटा, और यहाँ पर आया 1, और बेटा ये 0 यहाँ पर आया 1 और 1 आपस में एंड ऑपरेट किया बेटा, कितना आया 1 और उसका उल्टा 0, यहाँ पे 0 आ गया, 0 और 0 और ऑपरेट हुआ क्या मिला 0, तो 0 और 0 गया, यहाँ पर से क्या मिला बेटा आंसर 1। आपसे पूछ रहा था आउटपुट कब हाई होगा 1 होगा, तो बेटा यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे बेटा, और जिन भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप आकर के क्लास में पूछ सकते हो। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।